इस चैप्टर को हम किस तरीके से फ्लो में करेंगे। सबसे पहली जो चीज है कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है, तो सबसे पहले हम करेंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले पॉइंट, क्योंकि जब हम ऑडिट स्ट्रैटेजी समझेंगे तभी जाके हमें समझ आएगा ऑडिट प्लान। फिर बात करेंगे हम ऑडिट प्लान के बारे में, और एट लास्ट में बात करेंगे हम ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। ओके, सो एसपीपी आप याद रख सकते हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी में ये हमारा फ्लो रहने वाला है। ऑडिट स्ट्रैटेजी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग के बाद हम जो सेकेंड टॉपिक लेंगे वो पढ़ेंगे बेनिफिट्स। थर्ड करेंगे कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो इसमें बात करेंगे कि आपके फैक्टर कंसिडरेशन फैक्टर्स क्या है, जो कि आपको मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपको क्या क्या कंसिडरेशन फैक्टर्स करने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फैक्टर्स हम ओवरऑल बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ऑडिट स्ट्रैटेजी बच्चों किससे रूल करती है, क्या कहती है ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या था, ऑडिट स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद, audit strategy is concerned with what? Designing optimized audit approaches. Designing optimized audit approaches. कि आपको क्या करना है, ऑडिट अप्रोचेस को डिजाइन करना है। ओके, वाई टू सीक नेसेसरी audit what? Assurance. Audit assurance in what? At lowest cost within the constraint of information available. Constraint of information available. अब बच्चे कह रहे हैं मैम समझ में नहीं आया ये आप क्या कह रहे हैं। तो बेटा ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी मतलब है कि आप एक ऑडिट प्रोसीजर्स को, एक ऑडिट अप्रोच को डिजाइन करते हैं। कैसी ऑडिट अप्रोच, जो कि ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, जो आपको क्या दे, एक नेसेसरी ऑडिट अश्योरेंस दे। अश्योरेंस आपको पता है, गारंटी की बात नहीं करी, अश्योरेंस करिए। एक लोएस्ट कॉस्ट पे, यानी कि आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, अगर उसमें कोई कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है दुविधा बाधा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एज एन ऑडिटर आप एक ऐसी ऑडिट स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करेंगे, एक ऑडिट अप्रोच, ऑडिट करने का तरीका आप ड्राफ्ट करेंगे, ताकि आपको एक लोअर कॉस्ट पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है और जो साथ साथ कॉन्स्टेंट है उसमें आपको एक ऑडिट एश्योरेंस मिल सके। उस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, आपका प्लान क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आपका प्लान क्या है कि आपको सीए इंटर का एग्जाम देना है मई 2025 में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने बजट में आपको क्लासेस भी पूरी करनी है, और आपको क्या करना है, वो क्लासेस भी इस तरीके से पूरी करनी है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए। राइट, आपको किस तरीके से अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, तो आप अपनी पढ़ने की क्या स्ट्रेटजीज लगाते हैं विद इन अ लोएस्ट कॉस्ट के भैया, इस लोएस्ट कॉस्ट में, और जो मेरे पास जो कॉन्स्टेंट है, प्रॉब्लम्स है, जैसे टाइम की कमी है, वर्किंग है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, वॉट एवर द थिंग्स, कि मैं ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बनाऊं ताकि मेरा प्लान है कि मैं सीए इंटर ऑडिट के एग्जाम में 25 में बैठ सकूं। तो मुझे अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, तो वो जो अप्रोच आप लगाएंगे, जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, यूट्यूब से क्लासेस लेनी है,
ठीक है, या फिर पेड क्लासेस लेनी है, मॉक टेस्ट लेने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है, तो ये सारी चीज क्या है, स्ट्रैटेजीज में आती है, राइट। सो ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है, समझ में आ गया, ये डेफिनेशन है आपकी। सो ऑडिट स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद डिजाइन ऑप्टिमाइज ऑडिट अप्रोचेस टू सीक द नेसेसरी ऑडिट एश्योरेंस एट लोएस्ट कॉस्ट विद इन द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज जो आती है, वो नेक्स्ट चीज आपकी आएगी, अब बात करते हैं सेकंड फेज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब मैम बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजीज क्या है, क्या बेनिफिट्स है? सो सबसे पहले क्या है, आप इसमें ये मत लिखना ऑडिट स्ट्रेटेजी इज गुड फॉर द ऑडिट, ऑडिट स्ट्रेटेजी हमें ऐसा रिजल्ट होता है, नो, दैट्स नॉट एप्लीकेबल। इसके 4 पॉइंट्स है, वो 4 पॉइंट्स आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, उस 4 पॉइंट्स में भी आपको इसके ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स लिखने हैं, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है बेटा इसके? सबसे पहला बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट, हेडिंग है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेस। आपको ये ऑडिट स्ट्रैटेजी क्यों बनानी है, इसके बेनिफिट क्या है? सो आपके पास क्या होते हैं एज एन ऑडिटर, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, क्या रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अपनी उस रिसोर्सेज को, ऑडिट स्ट्रैटेजी आपकी हेल्प करती है, तो आप लिखेंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स इन डेप्लॉइंग, डेप्लॉइंग का मतलब होता है लगाना सही जगह पे, इन डेप्लॉइंग द appropriate resources, appropriate resources for specific audit areas, for specific audit areas। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी आपकी, जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, वो आपको सबसे पहला हेल्प करती है कि आपके पास एक रिसोर्सेज है, आपके आपके पास एक रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को आप एक स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में ढंग से डिप्लॉय करते हैं, दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। ऑलराइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो बेनिफिट है आपका बच्चा, वो बेनिफिट है एलोकेशन ऑफ क्वांटिटिव, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। पहले क्वालिटेटिव था, अब ये क्वांटिटीज पे बिलोंग है, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है एलोकेटिंग द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक एरियाज सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स। ठीक है, आपके पास क्वांटिटी, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपके रिसोर्सेज है टीम मेंबर्स। ठीक है, तो उन टीम मेंबर्स को आपको स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में किस तरीके से डिप्लॉय करना है। जैसे एक बंदा आपका आर्टिकल, फॉर एग्जांपल आप एक ऑडिटर है, तो एक बंदा आपका टैक्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, एक कैश मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, जो भी है कैपिटल बजटिंग फाइनेंसिंग में एक्सपर्ट है। तो आप अपने गिवन रिसोर्सेज को एक ऑडिट करते टाइम किस तरीके से और किस क्वांटिटी पे एलोकेट करते हो। जैसे 2 पर्सन आपने आपने 2 एम्प्लॉयज आपने कैश के ऑडिट में लगा दिया, एक पर्टिकुलर कंपनी का कैश। आसान लग रहा है, बट कैश का बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट इन द सेंस किसी भी आप यू कैन से बिग कंपनीज, बड़ी कंपनीज का आप ऑडिट करते हैं, तो हर एक चीज, इवन उनका जो परचेजेस का सेक्शन होता है विच इंक्लूड्स कैश एंड ऑडिट क्रेडिट परचेजेस, वो भी बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होता है अगर आपने सही से नहीं की। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एलोकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। बेटा तीसरा जो बेनिफिट है, तीसरा है टाइमिंग एंड ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, आप ऑडिट स्ट्रैटेजी तो बना रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, ठीक है, जैसे कि मैं इस तरीके से ऑडिट को ले अपना तैयारी करूंगी, लेकिन आपने टाइमिंग पे पूरी चीज नहीं करी। आपके पास 3 महीने का टाइम है, ठीक है, जनवरी में आपकी एग्जाम है, लेकिन आपने सही टाइम पे पढ़ाई नहीं की, तो उसका कोई यूज नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी का। तो सिमिलरली ऑडिट स्ट्रैटेजी हम इसलिए बनाते हैं ताकि कट ऑफ डेट्स होती है कि ईयर एंड हो रहा है, 6 मंथ एंड हो रहा है, क्वार्टर एंड हो रहा है, आपको उसमें अपनी रिपोर्ट देनी है, कि कट ऑफ डेट से पहले आपकी सारे डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपको अपने रिसोर्सेज को कैसे डिप्लॉय करना है, काम में कैसे लगाना है, कैसे ऑडिट आगे करना है, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी आपकी उस चीज में हेल्प करती है। बेटा फोर्थ वन है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज।
यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेस, मतलब ऑडिटर के रिसोर्सेस। अब ऑडिटर के रिसोर्सेस क्या होते हैं? ऑडिटर के रिसोर्सेस, ऑडिटर के टीम मेंबर हो गए, ठीक है, ऑडिटर के सुपरवाइजर हो गए, ये सारे रिसोर्सेज, ऑडिट एविडेंसेस हो गए जो ऑडिट कलेक्ट करा, ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये चार बेनिफिट हैं आपके, समझ में आया? चार बेनिफिट, ठीक है। चार बेनिफिट में फिर से एम्प्लॉय करी हूँ कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज, टाइमिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ऑलराइट, तो ये आपके चार पार्ट्स हैं इसके। नाउ अब हम जो मेन स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है, ये कौन से एस से आया है? तो बेटा जो आपका एस 300 है, एस 300 डील करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कहता है कि ऑडिटर, ये ऐसे कहता है, ऑडिटर शैल एस्टेब्लिश, ऑडिटर शैल एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी टू that sets scope, timing and direction, STD, scope, timing and direction of the audit and guides in the development of audit plan. In the development of audit plan. तो एस से आपका 300 कहता है कि ऑडिटर को शैल, मैंडेट, शैल लॉ का वर्ड है, तो ऑडिटर को मैंडेटरी एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टेब्लिश करनी है जो आपके एसटीडी, एसटीडी का मतलब है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट को गाइड करे और आपके ऑडिट प्लान को डेवलप करने में हेल्प करे, राइट। तो यहाँ पे आपके इसके अंदर क्या है कि इन एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट, ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। द ऑडिटर शैल फर्स्ट आइडेंटिफाई, फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन एज स्कोप। तो सबसे पहले आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओगे कैसे भैया? जो एंगेजमेंट आप लेने वाले हो, जो क्लाइंट आप लेने वाले हो, सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि भैया कैसी एंगेजमेंट है, किस तरीके से देखेंगे, और उसका स्कोप देखेंगे, राइट, सबसे पहली बात। सेकंड चीज क्या होता है, असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। भैया सबसे पहले आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा नहीं आप हर चीज पर रिपोर्ट कर लोगे, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, आपका फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, तो कंसीडर द फैक्टर्स, ओके, दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। अब एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स क्या है, डायरेक्शन की भैया मेरी टीम का क्या एफर्ट्स डालेगी, ठीक है, ये सारी चीज आप स्कोप क्लियर करोगे। चौथा है कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्री नंबरी एंगेजमेंट। आपको पता है कि प्री नंबरी एंगेजमेंट होती है, तो आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, तभी तो आप अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे, तभी तो आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसी हिसाब से आप अपने ऑडिट टीम को, अपनी एंगेजमेंट टीम को गाइड करेंगे। एंड फोर्थ है असर्टेन द एनटीई प्रोसीजर, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड प्रोसीजर। तो ऑडिटर को यहाँ पे फोर्थ काम करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कंसिडर द प्री नंबरी एंगेजमेंट, प्री नंबरी एंगेजमेंट के एफर्ट्स को क्या करना है, कंसिडर करना है। और नेक्स्ट क्या करना है, असर्टेन दी एनटीई प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ऑडिटर शैल डू दिस 5 स्टेप्स प्रोसीजर टू डेवलप एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को क्या करना है भैया, डेवलप करना है। अभी तक समझ में आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं इन पांचों को ही, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ इन पांचों में क्या क्या चीजें इसको कंसिडर करनी है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी ब्रॉड हेडिंग, इस सारे मॉड्यूल में आपको गिवन है। अगर आप मेरे सामने मॉड्यूल रख के, मेरी क्लास के सामने मॉड्यूल रख के बैठेंगे, या जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, लेकिन हर बुक का कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो सभी टीचर्स आपके क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो कंटेंट सेम ही है, तो आप उस कंटेंट को चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले है क्वेश्चन आता है, जो हमने सबसे पहले पॉइंट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंड इन स्कोप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जो फर्स्ट अभी हमने पॉइंट पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, इसके अंदर क्या आता है मैम, ये ऑडिट को करना है, ऑडिटर को करना है अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के लिए। लेकिन मैम इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, तो बेटा इसके अंदर आपका क्या इंक्लूड होगा कि आपको ऑडिटर को सबसे पहली ऑडिटर शैल सी द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट का मतलब है कि किसी क्लाइंट के साथ उन्होंने एंगेजमेंट करी कि यस वी विल हैंडल योर ऑडिट, तो अपना स्कोप को पहले आइडेंटिफाई करना है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि भैया किस एरिया में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ वो ऑडिट अगर डिसीजन ले सकता है या ऑडिट कर सकता है, तो दैट इज नोन एज स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। और एक साउंड ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है इस स्कोप ऑफ एंगेजमेंट को कंसिडर करते हुए। ऑलराइट, सो अब इसके अंदर क्या आता है कि मैम स्कोप ऑफ एंगेजमेंट के अंदर क्या है, तो सबसे पहले ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर शैल सी और ऑडिटर शैल मेंटेन दैट व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। एफआरएफ की एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी। अब आप एफआरएफ करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका एफआरएफ क्या है, उसका एफआरएफ है शेड्यूल, जो बैलेंस शीट है आपका। ठीक है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते हो, ठीक है, जो उसका फॉर्मेट है उस हिसाब से आप बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो बैंकिंग में आपका वो शेड्यूल 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंकिंग में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से 1949 उस एक्ट के हिसाब से आपका प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस और जो आपका एलएफआर बनता है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बनता है, या वेरियस रिपोर्ट्स बनती है, बैलेंस शीट, वो आप एनपीए का अलग वहां पे होता है। कहने का मतलब है आप इंश्योरेंस कंपनी का है तो आईआरडीआई एक्ट के हिसाब से प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है, तो वो उसको बोला जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है किसी भी आइडेंटिटी की। अब ये किस स्कोप में आता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। जब आप एंगेजमेंट करते हो तो एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें आपको समझनी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है। सेकंड चीज क्या करनी है, नेचर क्या है बिजनेस का, नेचर ऑफ बिजनेस जो आप ऑडिट करना चाहते हैं वो एंगेजमेंट के टाइम पे ही आपको समझना है, और उसी हिसाब से आपको ऑडिट स्ट्रेटजी ड्राफ्ट करनी है कि नेचर क्या है बिजनेस का, स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, कोई सॉफ्टवेयर कोई सर्विसेज, आपको पता है बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, थर्ड चीज क्या कंसिडर करनी है कि इंडस्ट्री क्या है, कौन सी इंडस्ट्री का रेगुलेशन लगता है, जैसे कि इंडस्ट्री पे है, ठीक है, आपके बैंकिंग का अलग रेगुलेशंस एक्ट होता है, आईडीए के अलग होता है, सेक्शन 8 कंपनी के कंपनी एक्ट का अलग होता है, तो आपने नेक्स्ट चीज क्या कंसीडर करनी है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, राइट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। नेक्स्ट जो है एक्सपेक्टेड ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगेजमेंट के टाइम पे आप ये देखेंगे एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट। अगर उस कंपनी का पहले से ही ऑडिट है तो आप जो ऑडिट एविडेंसेस देखेंगे वो सबसे पहले प्रीवियस ऑडिटर का चेक करेंगे। ऐसे 600 की सीरीज में एक ऐसे आता है कि यू शुड कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, आप प्रीवियस ऑडिटर के रिपोर्ट्स को कंसीडर आपको करना होता है। तो ये जो 4 पॉइंट थे ये आते हैं स्कोप ऑफ एंगेजमेंट पे। ठीक है, जो ऑडिट स्ट्रैटेजी का बेटा अब हम पढ़ेंगे सेकंड जो चीज पढ़ी थी कि ऑडिटर को क्या कंसिडर करना है, वो हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव करने हैं, जो ऑडिटर के जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उसमें सबसे पहले ये इंक्लूड होते हैं कि ऑडिटर नीड टू प्लान दैट व्हाट टू रिपोर्ट, ओके, एट डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, के ऑडिटर को क्या चीजें रिपोर्ट करनी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है, राइट। तो ये सब चीजें ऑडिटर को पहले ही क्या करनी पड़ती है, प्लान करनी पड़ती है। नेक्स्ट, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग सच एज इंटरिम और फाइनल स्टेज। सो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में क्या है, रिपोर्ट इंटरिम स्टेज पे करना है या फाइनल स्टेज पे करना है।
Third one is meetings with those charged with governance and entity of audit work. Discussion with management, right? Expected nature, timing of communication. तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में आती है। आप एक बार मॉड्यूल में देखिए, आपको पूरे पॉइंट दे रखे होंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो तीसरा ऑडिट एंगेजमेंट का हमने पढ़ा था, ऑडिट स्ट्रैटेजी का, सॉरी, तो तीसरा हेडिंग अभी हमने पढ़ी थी बच्चा लोग, वो पढ़ा था फैक्टर्स सिग्निफिकेंट टू डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो उसमें क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं एंगेजमेंट टीम के? तो इन योर स्ट्रैटेजी यू हैव टू टेक केयर अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, कि जो वॉल्यूम है का ऑडिट कर रहे हो आप, जिस भी एंगेजमेंट क्लाइंट की, उसकी बिजनेस की वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या है, ओके, एंड कितना आपको इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करना है। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आपको देखना है, सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके हुए हैं वो आपको कंसिडर करने हैं, एंड अदर डेवलपमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट, तो दी एनवायरमेंट पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कंपनी की पॉलिसीज में कोई डेवलपमेंट किया है, तो दैट यू हैव टू इन्फॉर्म टू द एंगेजमेंट टीम। एंड ये सारी चीजें आप कंसीडर करते हुए अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी में इसका भी स्कोप एंगेज करेंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें थी जो अभी हमने करी ऑडिट स्ट्रैटेजी में। तो अब बच्चा लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना सेकंड पेज, दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, आपकी बुक में जो स्टार्ट हुआ है वो है कि व्हाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फेज। ये चीजें आपको लग रहा होगा कि मैम ने कवर नहीं कराई है, बट मैं आप कवर कराऊंगी। ठीक है, सो ऑडिट प्लान का मतलब क्या होता है कि वंस योर स्पेसिफिकली मेंशन कि जब आपकी एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप होती है, जब आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप हो गई है, तो उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू यू नीड टू डेवलप योर ओवरऑल ऑडिट प्लान। आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप होने के बाद इन स्ट्रैटेजीज को मध्य नजर रखते हुए, इन स्ट्रैटेजीज को कंसिडरेशन में लेते हुए, यू नीड टू डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। ओके, राइट, तो ओवरऑल ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड to address, why we have to develop the audit plan to address the various matter identified during audit strategy। ठीक है, अभी हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी में पढ़ा कि वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस होंगी, तो हमने मैटर्स को आइडेंटिफाई किया कि ऑडिट स्ट्रैटेजी में कि क्या क्या ऑडिट मैटर्स आ सकते हैं। अब उनको किस तरीके से एड्रेस करना है, उस उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं? ऑडिट प्लानिंग के अंदर। ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं? आपके ऑडिट प्लानिंग के अंदर, राइट? समझ में आया? एसए 300 आपका क्या कहता है? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आपको ऑडिट प्लान के अंदर एनटीई आपको प्रोसेस करना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के। आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स किए, इंक्वायरी करी, ऑब्जेक्शन, ऐसे प्रोसीजर जिससे आपको पता लगता है कि आपकी जो क्लाइंट है, एंगेजमेंट है, उसमें क्या रिस्क है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपने किए, ठीक है, उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट आपको डिफाइन करना है, लिखना है ऑडिट प्लानिंग के अंदर। दूसरा क्या है कि अगर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद अगर आप और कोई ऑडिट प्रोसीजर लेके जा रहे हैं, जैसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स आप लेके जा रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑन द असर्शन लेवल, सो दैट ऑडिट प्रोसीजर यू हैव टू राइट डाउन इन द ऑडिट प्लानिंग। तीसरा क्या है आपका, जो आप अदर ऑडिट प्लान प्रोसीजर, जैसे कि कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहते हैं आप, ठीक है, या और कोई ऐसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे अपने ऑडिट प्लानिंग में। ठीक है, अब एक बढ़िया सा एक पैराग्राफ है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी, एक ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर रिलेशनशिप और एक ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो इसको बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 4 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द ब्रॉड, आप लिखिए मेरे साथ, ओवरऑल ऑडिट अप्रोच, whereas audit plan address various matters specified in audit strategy। ठीक है। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है? ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको ओवरऑल ऑडिट कैसे कंसीडर करना है। ऑडिट, आपको ओवरऑल ऑडिट कैसे कंसीडर करना है, आपको किस तरीके से अपनी एंगेजमेंट टीम को गाइड करना है, आपको स्कोप डिफाइन करना है, ये है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। लेकिन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजीज में आपने वेरियस चीजें नोट की हैं क्या? कि भैया यहाँ पे रिस्क ऑफ मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो भी है, तो इसको किस तरीके से आगे ट्रीट करना है ये आप डिसाइड करेंगे ऑडिट प्लान के अंदर। तो आप कह सकते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी एक ओवरऑल बाउंड्री है, और ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर जो हमें वेरियस मैटर है, उन वेरियस मैटर को डिटेल में किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से ऑडिट करनी है उन मैटर्स का, वो कंसिडर होता है ऑडिट प्लान के अंदर, राइट। सबसे पहला पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? ऑडिट स्ट्रेटजीज डिफाइनिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन स्ट्रेटजी, एसटीडी, ऑडिट स्ट्रेटजी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ओके। एंड ऑडिट प्लान जो आपका कहता है वो क्या प्लान करता है? ऑडिट प्लान डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज टू बी गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। भैया आपका स्कोप डिसाइड करती है स्ट्रेटजी, आपकी टाइमिंग और आपकी डायरेक्शंस को बताती है, लेकिन किस स्ट्रेटजी को, आपने 2-3 स्ट्रेटजीज बनाई, लेकिन किस स्ट्रेटजी को आपने एप्लीकेबल किया है बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो चीजें ड्राफ्ट करी जाती हैं ऑडिट प्लान के अंदर, ठीक है। वंस जब आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बन जाती है तभी आपका ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप होता है, राइट, ओके। तो ये कुछ रिलेशनशिप था। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोनों में, ठीक है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान को जो ड्राफ्ट करते हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? इट इज अ ऑडिटर हु रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑडिट प्लान, ये चीज हमने कर दी, ओके। नाउ ऑडिटर हाउएवर मे डिस्कस, planning with management, but he shall not compromise with the effectiveness of audit, without compromising effectiveness of audit, ओके। तो ये सारी आपकी कंसीडर है। तो ये मैं बिल्कुल स्टेप वाइज, अगर आप देखेंगे हेडिंग्स को तो हेडिंग्स आपको मिल जाएंगी वहां पे, राइट, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन प्लानिंग डिसीजन। चेंजेस टू द नेक्स्ट हेडिंग है ऑडिट प्लानिंग के अंदर आपको मिलेगा कि एक ऑडिटर को क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं अपने प्लानिंग डिसीजंस में, और क्यों और कब डिसीजंस, ओके। तो सबसे पहली चीज है द ऑडिटर शैल अपडेट, वो अपने प्लान को कब अपडेट करेगा? प्लानिंग डिसीजन, ऑडिटर शैल अपडेट whenever there is a change of audit strategy, whenever there is change of ऑडिट स्ट्रैटेजी। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर अपनी उसने ऑडिट स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज किया है तो सबसे पहले वो अपना क्या करेगा? ऑडिट प्लान को चेंज करेगा, राइट।
सेकंड पॉइंट है ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई, ऑडिटर नीड्स टू मॉडिफाई the overall audit strategy as well as plan। ऑडिटर अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान कब मॉडिफाई करेगा? तीन कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जब उसके पास कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? चेंजेस इन द कंडीशन। थर्ड क्या है? ऑडिट एविडेंसेस जो उसको रिसीव होते हैं। ओके, ओके। बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन, बेस्ड ऑन दिस रिवाइज कंसिडरेशन असेक्स रिस्क। ओके, जो भी उसको रिवाइज कंसिडरेशन मिलता है, एसेक्स रिस्क होता है। द ऑडिटर शैल मॉडिफाई, ऑडिटर shall mandatory nature, timing and extent of audit procedures। बेटा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड का मतलब होता है कि अपनी ऑडिट प्रोसीजर को किस तरीके से, किस नेचर से और किस लेवल तक इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें ऑडिटर क्या करेगा? डिफाइन करेगा। ओके, क्लियर हो गया ये बातें? नाउ नेक्स्ट जो इसी के अंदर आता है आपका, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है। अब आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन। अब जो हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, एक होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, ठीक है। ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? सबसे पहले ऑडिटर को डॉक्यूमेंट, फर्स्ट थिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट करनी है। सेकेंड ओवरऑल ऑडिट प्लान। थर्ड थिंग है आपकी एनी रिवीजन और एनी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है जो ऑडिटर के डिसीजन को चेंज करे, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है, इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एज वेल एज ऑडिट प्लान। ओके, सो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। और क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है? व्हाट एल्स? थर्ड फोर्थ थिंग इज प्लान एनटीई प्रोसीजर, nature, time and extent procedures, risk assessment procedures and further audit procedures। okay, at assertion level कि हर एक assertion यानी जो मैनेजमेंट ने जो भी चीजें प्रोवाइड की है, तो भैया आपका स्कोप क्या है, आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है, उन पे आपका फर्दर ऑडिट प्रेस है एज assertion लेवल पे है, ठीक है। रिस्पॉन्सेज ऑफ एसेक्स रिस्क, आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया है उसको मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया है। एंड सिग्निफिकेंट चीज तो मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन करनी है। रिमेंबर ये डॉक्यूमेंटेशन आप ऐसे 320 से रिलेट नहीं कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास क्लियर हुआ ऑडिट प्लान का। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस, मतलब कुछ चेंजेस, कुछ और टॉपिक्स जो आपके दे रखे हैं आगे। फर्स्ट में आकर आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्लानिंग। एक एक वर्ड आता है, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस फेज। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस फेज है। प्लानिंग डिस्क्रीट फेज नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि फिक्स नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में ही बना लिया वैसे चलेगा, नहीं। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फेज। जैसे जैसे आगे प्लानिंग बढ़ती जाएगी, ऑडिटर अपने प्लान में चेंज लाता रहेगा, ठीक है। एनी मटेरियल चेंजेस है, जो मटेरियलिटी है, इनोवेशन, जो भी अगर एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो सारी चीजें अपने प्लान में ड्राफ्ट करते रहेंगे, राइट। क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट आपकी चीज आती है, वो आती है, हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब ऑडिट प्रोग्राम क्या आता है बच्चा लोग?
Audit program consists of a series of verification steps. याद रखिए, series of verification procedures applied for the purpose of obtaining audit evidences to enable auditor to express an opinion thereon. Second definition में है, it's a list of examination. Audit program is a list of examination and verification steps applied okay. Third thing, audit program is a detailed plan of applying audit procedure under given circumstances. तो कहने का मतलब है ऑडिट प्रोग्राम क्या है कि भैया आपको एक लिस्ट सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन लिस्ट है, एग्जामिनेशन है कि किस तरीके से आपने ऑडिट प्लान को इम्प्लीमेंट किया है या करोगे, उसकी वेरिफिकेशन लिस्ट होती है, वो कंसिडर होता है आपका ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? ओके, सो अब आपका है कि पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम। तो एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए? पॉइंट टू बी कंसिडर टू डेवलप ऑडिट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या क्या आपको कंसिडर करना है? अगर आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट को आपको कंसिडर करना है? सबसे पहले स्टे विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। स्टे विद इन द स्कोप, क्या आपका ऑडिट आपकी स्कोप में हो रहा है? ऑडिट स्कोप। नेक्स्ट, यू हैव टू बी प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम। आपको रिटन ऑडिट प्रोग्राम स्पेसिफिकली मेंशन है, रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना। ऑडिट प्रोग्राम मतलब वेरिफिकेशन लिस्ट है। ओके, डिटरमाइन एविडेंसेस, determine evidences reasonably, apply only those steps and procedures, apply only those steps and procedures only those steps which are useful in accomplishment of your audit। वही स्टेप आपको करने हैं जो आपके ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू के स्टेप्स नहीं डालने हैं, कहीं वहां पे 30 मार्क का बन जाओ। नेक्स्ट आपका है इंक्लूड ऑडिट ऑब्जेक्टिव। आपको अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड करके चलना है कि आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया, जैसे कैश का आपको कैश बैलेंस चेक करना है, फ्रॉड चेक करना है, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी कंसीडर करना है। कंसीडर नेक्स्ट है कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स सॉरी, आपको सारी एरर्स की पॉसिबिलिटी देखनी है। एंड कोऑर्डिनेटेड, एंड द लास्ट पॉइंट इज coordinate the procedures to be applied in related item, coordination, right? तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं एक ऑडिट प्लान को डेवलप करने के लिए, राइट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन आता है आपका
वो क्वेश्चन क्या आता है आपका, जो एविडेंस है वो एविडेंस आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, ऑडिटर डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन करता है और फिजिकल डॉक्यूमेंट। जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, इसी के अंदर है कि आपको क्या चेक करना है, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉइज अर्थमेटिकली। जो ये डॉक्यूमेंट यानी कि ये मतलब डॉक्यूमेंट यानी पेपर फॉर्म में ऑडिटर को क्या चेक करना होता है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द अकाउंट्स। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में ऑडिटर क्या चेक करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन में ऑडिटर चेक करेगा इन्वेंट्री, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेगा, ठीक है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स चेक करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी कंसीडर क्या हो रही है, ऑडिटर पिक्स अप द एविडेंस। तो ऑडिटर किस तरीके से अपने एविडेंसेस को पिक करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन से भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट से भी कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके कर सकता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स को चेक करके कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इस ऑडिट प्रोग्राम का, कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में मतलब क्या, इट इज अ गुड फॉर थिंग, इट इज अ बैड फॉर थिंग। तो इट इज प्रोवाइडेड है कि एडवांटेजेस क्या है बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम के, क्यों ऑडिट प्रोग्राम के आपके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्यों। तो सबसे पहले इट प्रोवाइड असिस्टेंस इन कैरिंग आउट, तो इट्स ट्रीट एज अ असिस्टेंट इन कैरिंग आउट योर ऑडिट। ओके, ये आपको असिस्ट करता है इन अ प्रॉपर वे, कैरिंग आउट योर ऑडिट इन अ क्लियर एंड uninterrupted way, in clear and uninterrupted way. Second disadvantage is that it is essential, okay, in the major audit and plays a major part. It is essential, okay. Selection of assistants, जो आप ऑडिट प्रोग्राम में है तो ये आपको हेल्प करता है कि कौन से आपके असिस्टेंट्स आपके किस लेवल पे, किस एरियाज पे काम करेंगे, okay. Next is there the principal control of various progress, it helps to monitor the progress, ये आपका हेल्प करता है, इट्स हेल्प्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, ये सारी। इट्स प्रोवाइड अ गाइड टू एन ऑडिट, तो ऑडिट प्रोग्राम आपका गाइड की तरह काम करता है, राइट। अब ये कुछ एडवांटेजेस है और इसके दो चार एडवांटेजेस लिखे हैं, एक बार आप गो थ्रू नोड़ा मॉड्यूल में। नेक्स्ट है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ओके। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कई बार इट बिकम अ वेरी मैकेनिकल, ओके, एंड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑडिट के ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है, अगर आपको इस तरीके से करना है तो यू हैव टू डू लाइक दैट ओनली, ओके। सेकंड है समटाइम्स रिजिड हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम, इनएफिशिएंट, अगर आपके पास इनएफिशिएंट असिस्टेंस है, आपके इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसीड विद दैट प्रोसेस ओनली, ओके। एंड हार्ड एंड फास्ट प्रोजेक्ट प्रोग्राम में किल इंटेंशन ऑफ क्लाइंट एंड इफेक्टिव। कई बार लोग कहते हैं कि अगर जैसे ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये आपकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज ऑफ ऑडिट को किल करता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। नाउ इसमें क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी एलिमिनेटेड, जो इसकी 4 डिसएडवांटेजेस हैं उसको कैसे एलिमिनेट करना पड़ता है, हाउ टू एलिमिनेट द डिसएडवांटेजेस, हाउ टू एलिमिनेट डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के डिसएडवांटेजेस, ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इमेजिनेटिव सुपरविजन ऑफ वर्क कैरिड आउट बाय असिस्टेंट। प्रॉपरली आपको इमेजिन, मतलब इमेजिनेशन, पूरी चीजें आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से उनका सुपरविजन करना है ऑफ वर्क, आपको वहां पे एक्टिव रहने की जरूरत है। जो ऑडिटर आप कैरिड आउट बाय असिस्टेंट, जो असिस्टेंट आपका वर्क करते हैं। सेकंड, receptive attitudes of auditor in regards to the assistant. Next thing, encouraging assistant to observe matter। कहने का मतलब है बेटा ऑडिट प्रोग्राम एक तरीके से वेरिफिकेशन और आपको इजी लैंग्वेज में समझो एक चेकलिस्ट होती है जो कि ऑडिटर अपने असिस्टेंट्स को देता है। तो एडवांटेजेस क्या है, वो उनको एक गाइड प्रोवाइड करता है, ऑडिट प्रोसेस सेम तरीके से हो रहा है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। बट व्हाट, कई बार असिस्टेंट तो कैसे वर्क, जैसे हम सब लेते हैं, अच्छा ये काम करना है, ये चेक करना, वेरिफिकेशन,
तो इस डिसएडवांटेजेस को एलिमिनेट करने के लिए एक ऑडिटर को सुपरविजन करना पड़ता है, अपना रिसेप्टिव एटीट्यूड देना पड़ता है, ठीक है। और एनकरेजमेंट, थर्ड थिंग मैंने लिखी है आपकी, एनकरेजमेंट भी बहुत जरूरी है। विदाउट दिस नो ऑडिट प्रोग्राम गेट्स फुलफिल्ड इन अ परफेक्ट एंड एफिशिएंट वे। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने किया ऑडिट प्लानिंग, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्रोग्राम। ओके, अब एक क्लास टॉपिक जो इस चैप्टर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग एंगेजमेंट एक्टिविटी। अब जो स्टार्टिंग में था कि आप एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्या चीजें लिखते हैं, प्लानिंग एंगेजमेंट एक्टिविटी, तो ये तीन चीजों से मिलकर बनी है। सबसे पहले होता है परफॉर्मेंस प्रोसीजर्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस regarding continuance of client relationship, evaluating compliance with ethical requirement, and next establish the understanding in terms of engagement, establishing and understanding terms of engagement. Okay, अब performance, this is performance procedure regarding continuance of client relationship। इसके अंदर आपको कहना है इसके अंदर क्या engagement activities आपको करनी है। Okay, so you have to decide whether to accept the audit, what is the scope of client audit, okay। Before accepting the new clients you have to consider all those activities। सेकेंड है आपका कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। तो एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि यू नीड टू चेक योर इंडिपेंडेंस। आप कोई भी नया क्लाइंट लेने से पहले जब आप उसकी स्कोप डिसाइड करते हैं तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में यू नीड टू सी योर स्कोप, ओके, and you need to identify their breaches reasons, okay, ये कुछ चीज हो सकती है, okay, and reporting the requirement, and third thing is it is a तो एस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो एंगेजमेंट बनती है टर्म्स जिसके ऊपर ऑडिटर एज वेल एज क्लाइंट बोथ एग्री करते हैं, सो यू हैव टू एस्टेब्लिश दैट टर्म्स व्हिच इज इंक्लूड्स योर स्कोप, your reporting requirement, all the communication requirement, alright। so ये चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर होती है। तो बच्चा लोग आज हमने कवर किया है। देखिए मैं बुक से इसलिए नहीं करा रही हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ क्योंकि आप सबके पास कोई ना कोई रिसोर्स है, ठीक है। अगर रिसोर्स नहीं है तो मॉड्यूल है, तो आप अपना मॉड्यूल खोलिए, जो हेडिंग में ले रही हूँ उस हेडिंग का मतलब यहाँ समझिए, और उसके बाद क्या कीजिए आप अपने मॉड्यूल में से या जो भी रिसोर्स आप यूज करें उसमें से आप क्या कीजिए अपनी रीडिंग लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं एक बार बता रही हूँ, ये हमारा फ्री जो है ऑडिट कोर्सेस है, कोर्स है आपका जनवरी 25 के लिए। हमारे पास पेड कोर्सेस भी ऑल्सो अवेलेबल है, राइट। तो जो भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, सारी चीज है, वो सारी चीज आप हमें कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के नीचे पोस्ट कर रही हूँ, तो आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जितने आप स्टूडेंट ज्वाइन होंगे तो वहाँ सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है, मिलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मतलब ज्वाइन हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम डाउट्स वगैरह आप कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। और आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनको उन बच्चों के साथ शेयर करो जिनकी उसकी नीड है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इसका कोई यूज नहीं है तो मत करना,
ठीक है, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, तो ये एक आपके लिए आगे बनाया गया है। ऑलराइट, सो ये था आज का एक चैप्टर। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, ऐसे ही टैगलाइन होती है ना। तो मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलूंगी, मैं अपने आप को सिर्फ एक यूट्यूबर भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक टीचर बोलूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।